हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी जंगीरा फ्रॉम कैन्यन फाउंडेशन और मैं अपने व्यूअर्स का यहाँ पे स्वागत करती हूँ। और आज मेरे साथ यहाँ पर है इंटरनेशनल कोरोनरी कांग्रेस में अवार्ड विनर डॉक्टर उदगीत देर, who got the award for the best paper presentation. So Dr. Udgit Dev जो presently Fortis Memorial Research Institute गुड़गांव में as a head lead कर रहे हैं कार्डियोथोरेसिक एंड वेस्कुलर सर्जरी को। डॉक्टर धीर के बारे में जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। डॉक्टर धीर इज ऑल्सो ए मेंबर टू इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ थोरेसिक सर्जन्स एंड इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोथोरेसिक सर्जन्स। डॉक्टर धीर ने बहुत सारे राइटअप्स लिखे हैं जो बहुत जगह पे जर्नल्स पे एंड बुक्स में पब्लिश्ड है। सो डॉक्टर धीर, आई वेलकम यू हियर। सर, मैं आपसे सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी, जो बेसिक क्वेश्चंस है जो हमारे व्यूअर्स को हेल्प करेंगे जानने में कि What is cardiologist and what is CTVS? आप कुछ इस पे न्यूज़ डालेंगे? देखिए, हमारे एक जिसे कहते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम दो श्रेणियों में या दो पद्धतियों में ट्रेन करते हैं। जैसे एक होता है फिजिशियन जो मेडिसिन से इलाज करते हैं और एक होते हैं सर्जन्स जो चाकू का इस्तेमाल करके काम करते हैं। सो कार्डियोलॉजिस्ट वो हैं जो आपकी मेडिसिन को देख के और वो करते हैं। हम लोग शल्य चिकित्सा द्वारा मीन्स सर्जरी के द्वारा जो ट्रीटमेंट है वो हम वो करते हैं। बट ब्रॉडली अगर देखा जाए, पढ़ाई दोनों की एक लेवल पे सेम हो जाती है, क्योंकि हमें अगर मेडिसिन नहीं आएगी हम अपने पेशेंट की सर्जरी कैसे करेंगे। तो इस सब चीज़ों से ऊपर उठने के लिए अब हम लोगों की हार्ट टीम कंसेप्ट बन गई है, जिसमें एक इन्वेजिव कार्डियोलॉजिस्ट, एक नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजिस्ट और एक हार्ट सर्जन, तीनों मिलके एक पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है। तो नया कंसेप्ट अब हार्ट टीम कंसेप्ट का है। ये कार्डियोलॉजिस्ट और कार्डियक सर्जन अब धीरे धीरे वेव ऑफ होता जा रहा है। हमारी कंट्री में थोड़ा सा टाइम लगेगा बट इट विल कम बैक। सम सेंटर्स हैव स्टार्टेड, जैसे हमारा सेंटर है। और इसमें यह है कि पेशेंट को 3 लोगों का समावेश होकर बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन मिलता है। और बनाया इसी वजह से गया है कि हर एक इंसान अपने ट्रीटमेंट को, अपनी स्पेशलिटी को अच्छा समझता है, उसका समावेश करके। तो आप ये सोचिए, 3 एक्सपर्ट्स मिलके एक पेशेंट को राय दे रहे हैं और बनस्पत एक एक्सपर्ट दे रहा है। तो यहाँ पे जब 3 लोग एक साथ मिलके उस चीज के ऊपर एक यूनानिमस शोध करके उसका ट्रीटमेंट करेंगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा। सो आजकल कंसेप्ट हार्ट टीम का है और आई थिंक दिस इज द वे फॉरवर्ड और वी आर डूइंग इट रेगुलरली। वेरी नाइस। सो डॉक्टर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक व्हाट इज द सिम्पटम कि हमें कार्डियक अटैक आने वाला है या हार्ट अटैक आने वाला है, हम कैसे इसको जज करें? आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। मैं बहुत बार अपने दूसरे लेक्चर्स में भी कहता हूँ और यहाँ पे भी कहता हूँ। देखिए, मदर नेचर ने हमारी बॉडी को इतना बढ़िया कंप्यूटर बनाया है कि वो एक रेड फ्लैग, जिसे कहते हैं लाल बत्ती जलना, वो बता देता है हमारे क्या हार्ट के सिम्टम्स क्या हैं। अमूमन तौर पे हार्ट के मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो हम सुनते हैं कि क्लासिकल चेस्ट पेन हुआ और हाथ में वो पेन रेडिएट करता है। राइट। ये सिर्फ 30% लोगों में होता है, बाकी 70% लोगों को नहीं होता है। और ये जो एक गलत टर्म जो हमारे पेशेंट्स ओपीडी में आके बोलते हैं, गैस्ट्रिक हो गया है डॉक्टर साहब मुझे, बिल्कुल ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी किताबों में भी लिखा है कि अटैक के दौरान जो सबसे पहली दवाई जो दी जाती है वो एसिडिटी की दी जाती है, पेंटोसिड या एंटासिड कोई दिया जाता है, जबकि हो रहा होता है उनको अटैक। तो सिम्टम्स क्या होते हैं, जिसे हम एंजाइनल इक्विवेलेंट कहते हैं। पहले मैं ये बताना चाहूँगा, हार्ट पेन जो दिल का दर्द है वो ईयर लोब्यूल से लेके नाभि तक हो सकता है। डॉक्टर साहब, मैं कुछ एक्टिविटी करता हूँ, मेरे जबड़े में ना खिंचाव सा होता है, दैट मे बी द फर्स्ट साइन ऑफ एंजाइना। डॉक्टर साहब, वो शादी में गए थे, एक पराठा एक पूड़ी एक्स्ट्रा खा ली, उसके बाद गैस बन गई। जब तक वो इनो नहीं पिया नींबू डाल के, तब तक आराम नहीं मिला। और जब तक सो दीज आर ऑल एंजाइनल इक्विवेलेंट्स। पहले डॉक्टर साहब मैं 3 मंजिल चल लेता था, अब 1 मंजिल चल के सांस फूलने लगता है। सो दीज आर ऑल एंजाइनल इक्विवेलेंट्स। और डायबिटिक्स को तो खासकर अपना रेगुलर चेकअप करा के, क्योंकि उनको तो साइलेंट अटैक्स होते हैं।
तो आप अपने किसी भी मामूली सिम्टम, वेदर इट इज आपकी पल्स रेट बढ़ गई है, खाना खाते वक्त एक्स्ट्रा पसीना आने लग जाए, नॉर्मल एक्टिविटी में आपको अंदर से थकान लग जाए, अनयूजुअल सा ये हो जाए, गैस के डॉक्टर साहब जैसे ही खाना खाते हैं पोस्टप्रेंडियल हमारा गैस बन जाता है, ऐसे लगता है पेट में गैस बन गई, उनको हार्ट के नज़रिए से एवेलुएट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है और अनिवार्य है। इससे हम बहुत सारे हार्ट अटैक होने वाले पेशेंट्स को बचा सकते हैं। और हार्ट अटैक में हम एक टर्म कहते हैं टाइम इज मसल, मसल इज टाइम। जितनी जल्दी हम उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट दे दें उतना जल्दी हम उनके हार्ट फंक्शन को प्रिजर्व कर सकते हैं। सो डॉक्टर साहब, जैसे कि है कि अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट आता है, बट समटाइम्स वी रिलेटेड विद एसिडिटी, हमें लगता है कि शायद ये एसिडिटी का पेन है और हम घर पे ही अपने इलाज करना शुरू कर देते हैं कि चेस्ट में पेन तो हो रहा है बट इनो ले लिया, अपना पैंटासिड ले लिया। तो हम ये कैसे जज करें कि ये चेस्ट पेन जो है ये हमें टुवर्ड्स अटैक लेके जा रहा है या एसिडिटी है? बहुत बढ़िया सवाल पूछा। देखिए, जज करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट अगर किसी की स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, ब्लड प्रेशर का मरीज है, डायबिटिक है और अगर इस तरीके के सिम्टम आ रहे हैं तो तुरंत नियर बाय जो भी हॉस्पिटल है वहाँ पे चले जाएं, अपनी तुरंत एक ईसीजी कराएं और एक ब्लड टेस्ट जिसे हम ट्रॉपाई या ट्रॉपटी कहते हैं वो करा लें। तो उससे हमें पुख्ता हो जाएगा कि इसके अंदर अटैक की तरफ बढ़ तो नहीं रहा है, क्योंकि एसिडिटी में बी दी फर्स्ट साइन ऑफ एंजाइना। अभी अटैक नहीं भी हो रहा है, एंजाइना मतलब डिक्रीज ब्लड सप्लाई। हार्ट खुश नहीं है, कह रहा है कि मेरी ब्लड सप्लाई कम हो रही है, आप प्लीज मेरा ख्याल रखें। बिल्कुल। तो एसिडिटी में बी दी फर्स्ट साइन, मे बी अभी अटैक नहीं हो रहा है उनको, तो उस टाइम पे वो अगर अपने आप का चेकअप करा लें और प्राइमरी ट्रीटमेंट जो हम कुछ ब्लड थिनर्स के फॉर्म में कहते हैं, इकोस्प्रिन आपने कोविड के टाइम में बहुत सुना है, राइट। इकोस्प्रिन और ब्लड थिनर्स देते हैं। इकोस्प्रिन ब्लड थिनर नहीं होती है, एंटीप्लेटलेट होती है, बट कुछ हम 2 एंटीप्लेटलेट की दवाइयाँ और स्टैटिन्स, जिसे आमतौर पे लोग अब इतने वाइज हो गए कि वो ये सुनते हैं कि कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग्स, वो सिर्फ कोलेस्ट्रॉल लोअर नहीं करती है, वो और भी चीज़ें बहुत करती हैं। तो अगर हम इन तीनों का कॉम्बिनेशन उस वक्त ले लें तो हम हार्ट अटैक को होने से रोक सकते हैं, और अगर पूरी तरीके से रोक नहीं सकते तो उसकी तीव्रता को तो कम कर ही सकते हैं। गुड। सो डॉक्टर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक कि इफ यू गेट टू नो कि हमें अटैक आ रहा है बट घर से हमें हॉस्पिटल पहुंचने के लिए टाइम लगेगा, तो व्हाट इज द प्रिमिटिव एक्शन? हम क्या पहला कदम उठाएं कि अपने पेशेंट को हॉस्पिटल तक जाने से पहले? देखिए, प्रिमिटिव एक्शन उस वक्त उसकी एक्टिविटी को रोक लें। जो मैंने अभी आपको बताया, इकोस्प्रिन और क्लोपिडोग्रिल 2 तरीके के एंटीप्लेटलेट ड्रग्स होते हैं, उनको लोड कर दें 300 मिलीग्राम, और स्टैटिन्स 80 मिलीग्राम, ये इमीडिएटली दे दें। कुछ लोग ब्लड थिनर का इंजेक्शन, क्योंकि कोविड टाइम में अब हम और वाइज हो गए हैं, हम एक ब्लड थिनर इंजेक्शन क्लेक्सिन का इंजेक्शन लगाते हैं जो इंसुलिन की तरह चमड़ी को एक ब्लेब बना के उसी के अंदर लगा दिया जाता है। Okay. उसका अगर हम इंजेक्शन लगा दें तो ये हमारे जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तब तक उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट दे दें, तो दैट विल सेव लॉट ऑफ थिंग्स। ओके। क्या जो है हार्ट ट्रांसप्लांट यही हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है जबकि हार्ट में प्रॉब्लम आती है, या हम मेडिसिन से भी कुछ क्योर कर सकते हैं? देखिए, हार्ट ट्रांसप्लांट एक्सट्रीम ऑफ ट्रीटमेंट पे है। हर एक चीज हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं है। ओके। हर एक चीज सर्जरी नहीं है, हर एक चीज स्टेंटिंग नहीं है, हर एक चीज वेरियस तरीके के नहीं है। हर एक ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि हम एक ही लाठी से सबको हाँक लें। मैं पेशेंट्स को इस तरीके से एक्सप्लेन करता हूं, जैसे मेरा शर्ट साइज 42 है, किसी का 40 है, मैं वो 42 नहीं पहन सकते, मैं 40 नहीं पहन सकता। Exactly. इसी तरीके से बीमारी पे डिपेंड करता है, बट मोटे तौर पे अगर ब्लॉकेज 70% से कम है तो दवाइयाँ भी इक्वली बेनिफिट करती हैं बनस्पत अगर हम स्टेंटिंग या सर्जरी देखें। अगर एक आर्टरी में छोटा सा ब्लॉकेज है तो उसमें हम स्टेंटिंग करा दें। अगर आप डायबिटिक हैं, तीनों आर्टरी में ब्लॉकेज है, आपका हार्ट फंक्शन थोड़ा कम है, ऐसे कंडीशन में बाईपास के रिजल्ट्स फार सुपीरियर होते हैं। ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। तो बाईपास जो सर्जरी हम करते हैं, इसके लिए कोई रिकमेंडेड एज है कि हम इस एज तक की सर्जरी कर पाएंगे और इसके बाद नहीं कर सकते?
देखिए, बाईपास एज किसी भी सर्जरी का क्राइटेरिया नहीं होता है। हम आज सर्जरी में भी बहुत एडवांस हो गए हैं और एनेस्थीसिया में भी उससे ज़्यादा एडवांस हो गए हैं। हम छोटे चीरे से भी सर्जरी करते हैं जिसमें चेस्ट बोन नहीं काटी जाती है। तो एज पर से कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप मेरे से पर्सनली पूछें तो यंगेस्ट पेशेंट जिसकी मैंने बाईपास सर्जरी करी है उसकी उम्र है 28 साल, और जो ओल्डेस्ट पेशेंट जिसकी मैंने सर्जरी करी है उसकी उम्र है 52 साल, 92। अभी भी इस वक्त प्रेजेंटली मेरे हॉस्पिटल में मेरे अंडर उनकी ऑफिशियल एज 83 लिखी हुई है, बट उनको भी मालूम है ही इज 85+। उन्होंने खुद बताया कि मेरे उसमें 83 डेट ऑफ बर्थ में 83 लिखी है, टाइम 85। ही स्टिल 5 दिन हुए हैं सर्जरी हुए, कल छुट्टी हो रही है छठवें दिन। तो एज क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया दूसरे चीज होती है कि उनका बॉडी हैबिटस कैसा है, उनकी अदर कोमॉर्बिडिटीज कितनी है जिसमें रिस्क ज्यादा तो नहीं। True. हम कोई भी सर्जरी तब करते हैं जब हमें ये लगता है कि रिस्क और बेनिफिट रेशो बहुत ज्यादा है और रिस्क का रेशो कम। राइट। सो लाइक व्हाट इज द प्रिकॉशंस कि हमें जो पेशेंट हमने बाईपास सर्जरी गए हैं उनको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए घर पे कि वो अपनी देखभाल कर पाए ठीक से? देखिए, हम लोग इतने एडवांस हो गए हैं आजकल, हम 6-7वें दिन मैक्सिमम 90 to 95% पेशेंट्स दे गेट डिस्चार्ज्ड। दी ओनली प्रिकॉशन विच फॉर 1 month और 6 weeks जो हम सबको एडवाइस करते हैं वो ये है कि एक अगर चेस्ट का वो हुआ है तो एक चेस्ट बाइंडर पहनना होता है। अगर पैर से, हम आजकल पैरों से भी नसें बहुत कम लेते हैं और छोटे चीरे से लेते हैं, उसके अंदर स्टॉकिंग्स पहने। मेन थिंग इज लंग का एक्सरसाइज, स्टीम इनहेलेशन, हैवी वेट नहीं उठाना, सडनली बिस्तर से एकदम झटके से नहीं उठना और टॉयलेट पे जोर नहीं लगाना। ये कुछ एहतियात हैं जो 6 हफ्ते तक मॉनिटर करनी होती हैं। ड्राइविंग को हम बिकॉज अपने ट्रैफिक की वजह से, क्योंकि एकदम झटका लगेगा उनको पेन होगा क्योंकि चेस्ट की सर्जरी हुई है, इस वजह से हम अवॉइड करने को कहते हैं 6 हफ्ते के लिए। बट मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं, आई ऑपरेट लॉट ऑफ डॉक्टर्स एंड अदर प्रोएक्टिव गाइज जो बड़े स्टर्नस एक्सरसाइज मैराथन रनर्स भी हैं, वो मेरे से कहते हैं डॉक्टर साहब हम अपना वॉक, तो दे स्टार्ट डूइंग देयर वर्क आफ्टर स्टिच रिमूवल 12 से 15 दिन पे। कुछ डॉक्टर्स ने ऐसे फोन करा कि स्टिच रिमूव करिए और उसके कह रहे हैं आज मैंने 10 लैप कोली कर दी है, ये शायद उनके 16 दिन हुए सर्जरी। तो ये भी नहीं करना चाहिए, ये भी एक्सट्रीम है। बट 6 वीक्स में सब लोग इतने सक्षम हो जाते हैं कि वो, अगर मजाक की बात करें तो मैं ये कहता हूँ कि जो राफेल के प्लेन हमने मंगाए हैं, फाइटर प्लेन्स, वो उड़ा के सीधा उड़ाने लायक भी हो जाते हैं। हाँ, और जहाँ पे उनको टेररिज्म लग रहा है वहाँ पे जाके अटैक करने जा सकते हैं। मार्वलस। सो डॉक्टर, लाइक हम लोग आजकल की डे टू डे लाइफ में हम अपने ब्लड चेकअप्स तो कराते हैं, मंथलीज में आ जाता है कि 6 महीने में हमने ब्लड चेकअप करा लिया और वी गेट टू नो व्हाट इज गोइंग इनसाइड द बॉडी। पर हम इस चीज़ का कैसे पता लगाएं कि हमारा हार्ट हेल्दी चल रहा है? इसके लिए कौन से टेस्ट होते हैं जो एक जनरल पब्लिक को नहीं पता कि हमें उनका कैसे ध्यान रखना चाहिए? बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन पूछा। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हम लोग देखिए, अभी मैं एक जगह यही कह रहा था, एक फिजिकल एग्जामिनेशन, एक फेथ जिस भी डॉक्टर में, आप स्वयं अपने ब्लड टेस्ट नहीं डिसाइड कर सकते। हम लोग, एक क्वेश्चनेयर होता है जो डॉक्टर्स को एक पर्टिनेंट पेशेंट से पूछते हैं जिसमें उनकी फैमिली हिस्ट्री कंप्राइज होती है, जिनमें उनका डेली एक्टिविटी होती है, और उसके बाद हम ब्लड टेस्ट कुछ कराते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल की जांच हो गई, शुगर की जांच हो गई, बीपी की जांच हो गई, पल्स की जांच हो गई। उसके बाद हम उनको माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर कैटेगरी में लेबल कर देते हैं, उस हिसाब से उनके टेस्ट कराने हैं। ये सब टेस्ट इनडायरेक्ट मार्कर्स हैं ये बताने के लिए कि अंदर मेटाबॉलिज्म आपका गड़बड़ चल रहा है कि नहीं, बट अंदर क्या स्थिति है उसको झांकने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो है नॉन इन्वेजिव तरीका। नॉन इन्वेजिव तरीके में हम लोग कहते हैं, जैसे आपने सबने सुना हुआ TMT टेस्ट करा लिया, ट्रेडमिल टेस्ट करा लिया। सब मैं कहता हूँ ट्रेडमिल टेस्ट होता है, एक स्ट्रेस इको होता है और स्ट्रेस थैलियम होता है। इन सब तीनों की रिजल्ट टेस्ट की सेंसिटिविटी होती है। कहने का मतलब TMT 70% सेंसिटिव होता है। 70% सेंसिटिव मतलब 30% लोगों में चाहे बीमारी हो
और नहीं हो, दोनों में रिजल्ट खराब होंगे। तो ये कम सेंसिटिव टेस्ट होता है, ये उनमें कराया जाता है जिनमें हमें लग रहा है कि हार्ट डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। स्ट्रेस इको की सेंसिटिविटी 90-95 है, ऐसे ही वो भी एक्सपर्ट हैंड्स में, और स्ट्रेस थैलियम की 95-96%। तो हम डिपेंडिंग ऑन ग्रेडेशंस कि साहब आपको कितना रिस्क है, इनसे क्वांटिफाई कर सकते हैं। दूसरी चीज जिसमें हमें मालूम है ओवर्ट सिम्टम्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है। हमने देखा है कि हमारे देश में और बल्कि आई वुड से साउथ ईस्ट एशिया में हम लोगों को 10 साल पहले वेस्टर्न पॉपुलेशन के जगह 10 साल पहले हमें अटैक होने लग गए। कहने का मतलब जिनके पिताजी को मैंने 65 साल के एज में ऑपरेट करा, उनके बच्चों को मैं 45 से 50 की एज में ऑपरेट कर रहा हूँ। Okay. तो हमारी डिजीज जो है वो 10 साल पहले आने लग गई है। तो ऐसे केस में हम इन्वेजिव जिसे हम कहते हैं, कुछ लोग सीटी एंजियोग्राफी करा के चेक कर सकते हैं और कुछ लोग फॉर्मल एंजियोग्राफी करा के, वो डायग्नोस्टिक और डेफिनेटिव होता है जिसमें हमें ब्लॉकेज की परसेंटेज पता चले। डॉक्टर, क्या कुछ डाइटरी फैक्टर्स भी हैं कि हम लोगों की डाइट इफेक्टेड है? क्योंकि आपने जैसे बताया कि हम अपनी एज से पहले ही टुवर्ड्स सर्जरीज जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी डाइट में कुछ कमी है। तो आप क्या कहना चाहेंगे व्यूअर्स को कि क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, इसका ना इफेक्ट मल्टीफैक्टोरियल है। आप एक पर्टिकुलर पॉइंट को आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि आप ये कहें कि आप उस पर बुलजाई की तरह आप उस पर वो डाल दें। मल्टीपल इफेक्ट हैं, कुछ हमारे जेनेटिक हैं। हमारा कुछ जेनेटिक मेकअप ऐसा है कि हमारे जो कोलेस्ट्रॉल और वो है वो थोड़ा सा गड़बड़ाता है, पहली चीज। दूसरी चीज हमारा लाइफस्टाइल। कहने को हम लोग वेजिटेरियन है, बट हमारे डाइट में फ्रूट और वेजिटेबल की मात्रा बहुत कम होती है। मैं मात्रा क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। और अगर हम वेजिटेबल भी खा रहे हैं तो वो हम उनको इतना पका देते हैं कि उनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी खत्म हो जाती है। फ्रूट्स के नाम पे हम हम फ्रूट ईटर नहीं, हम कहने को वेजिटेरियन है बट हम फ्रूट ईटर भी नहीं। तो हमारे डाइटरी पैटर्न्स भी, नट्स की भी हमें बादाम से ज्यादा काजू में प्यार है, तो नट्स भी हमारे जो वो हैं प्रोटेक्टिव वाले, हम वो भी नहीं खाते हैं। दूसरा, हम लोग एक प्रेशर कुकर बनते जा रहे हैं दिन ब दिन। हमारी जो सोसाइटी का लेआउट है, पहले हम जॉइंट फैमिलीज में रहते थे, अब न्यूक्लियर अल्ट्रा न्यूक्लियर फैमिलीज में आ गए हैं। एक दूसरे की टेंशन हम, और फोन डेली मैं देखता हूँ, मतलब चाहे आपके चाहे किस भी हमारे पे, उसने सैंडविच पकड़ा हुआ है, साथ में कार ड्राइव कर रहा है, इधर से फोन पे बात कर रहा है और नाश्ता कर रहा है। ये लाइफ नहीं है साहब। ये सब चीज, इन सब का समावेश। और दूसरा डाइटरी पैटर्न जो आप डाइटरी, साहब हम दाल रोटी चावल वाले लोग हैं, हम पिज्जा बर्गर वाले लोग नहीं हैं, हम सब वाले लोग नहीं हैं। हमें जो अपना जो वो है उस पे अगर हम ध्यान रखें, अपने देश के भोजन पे और टबैको को ना बोले, तो डेफिनेटली हम इन चीजों को परसेंटेज अटैक्स का और इन चीजों का प्रोग्रेशन जो है स्लो कर सकते हैं। Very nice. So doctor, like I would ask you ki like since you are working with FMRI, how you feel ki what about the other hospitals ki FMRI कैसे different है बाकी hospitals से since you are working with it? देखिए, ये मैं पॉलिटिकल क्वेश्चन है, इसमें ना जवाब दिया जाए, दैट इज किसी भी हॉस्पिटल का वो नहीं, सब हॉस्पिटल, बट हर एक हॉस्पिटल का एक यूएसपी होता है। What is मैं that? अपने डिपार्टमेंट का यूएसपी और हॉस्पिटल का एक यूएसपी, वी आर पेशेंट सेंट्रिक। That's nice. हमें पेशेंट को, हमें वॉल्यूम से मतलब नहीं है। हमें एक पेशेंट है, उसके ऊपर चाहे हम पूरा दिन लगा दें एक ही पेशेंट पे, बट हमें जो पेशेंट हमारे लिए आ गया उसको ठीक करना, जटिलता से जटिलता, कृत्रिम से कृत्रिम, सबको हम एक्टिवली उसके अंदर एज अ टीम वी गिव आवर 100% एंड वी ट्रीट आवर पेशेंट्स एज फैमिली मेंबर्स। दैट इज ऑल आई कैन से। ये मेरी अपनी टीम की, एफएमआरआई कार्डियक टीम की ये एक यूएसपी है। That's great. So डॉक्टर, आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे अपने हमारे व्यूअर्स को कि कार्डियोलॉजी को हम कैसे हेल्दी रखें? ऑल्दो आपने सब कुछ बता दिया है। मैं फिर भी इन चीज़ों का समावेश करूंगा और एक छोटा सा टिप। मैं एक बहुत चीज़ कहता हूँ, बहुत जगह मैंने पहले भी कहा हुआ है, यहाँ पे भी। जैसे हम लोग कहते हैं जस्टिस डिनेड इज जस्टिस डिनाइड,
I would say treatment delayed is also treatment denied. ठीक है. A stitch in time saves 9. अगर हम बीमारी को जल्दी पकड़ लेंगे तो हम आपको 100% 100% रिजल्ट दे सकते हैं with less risk and maximum benefit. आप और बीमारी जल्दी कैसे पकड़ी जाएगी? जब आप अपना रेगुलर चेकअप कराएंगे. मैं कहता हूं आप अपना मोबाइल बिल पे करना नहीं भूलते, अपनी EMI पे करना नहीं भूलते, आप नई कार गाड़ी खरीदते हैं, उसकी फर्स्ट सर्विस जितनी 30 सर्विस है कभी किसी ने भूली है? नहीं. आप अपनी हेल्थ, अपनी बॉडी को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? साल में एक दिन अपनी बॉडी के लिए प्लीज निकालें. यू स्टे हेल्दी, यू विल मेक योर कंट्री हेल्दी. जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि आज हमने 1 बिलियन का मार्क अचीव कर लिया और वो कहते हैं मेड इन इंडिया एंड मेक इन इंडिया. अगर हम हेल्दी होंगे तो हम कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक किसी भी देश से, चाहे वो साइंस के फील्ड में हो, चाहे वो मिलिट्री, चाहे वो किसी भी इंजीनियरिंग, चाहे इकोनॉमिक्स, अगर हम हेल्दी हैं हम सब देशों से बेस्ट रहेंगे. लास्ट में मैं ये कहूँगा, जो कैनविन फाउंडेशन जो इस तरीके का कैंपेन चला रहे हैं, और आप लोग, मैं कुछ लोगों से जुड़ा भी हूँ जिनके थ्रू कुछ सर्जरीज भी करी हैं, जिस तरीके से आप मदद कर रहे हैं, चाहे वो ब्लड कैंप्स हो, चाहे वो हो, आई थिंक इट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर सोसाइटी. आई कॉन्ग्रेचुलेट यू एंड एनी हेल्प वी आर ऑलवेज देयर. हम अपना आपके साथ जितनी भी मदद हम जितने सक्षम है उतना करें. धन्यवाद. जय हिंद. थैंक यू सो मच डॉक्टर धीर. द होल टीम इज सेइंग थैंकफुल टू यू कि आपने इतना वैल्यूबल टाइम हमें दिया और एक वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन शेयर करी है हमारे व्यूअर्स के साथ. थैंक यू सो मच. थैंक यू.